स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर इस बार जूनियर इंजीनियर और अदर जो बहुत सारी पोस्टें हैं उनको लेकर के नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर के आया हूं कि जो जूनियर इंजीनियर की आपकी वैकेंसी आई है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या यहाँ पर आपकी जो है सिलेबस रहने वाला है और क्या क्या आपका एग्जाम का पैटर्न है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक डिटेल में पूरा एनालिसिस लेकर के आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आपको बताया, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर जो पावर जनरेटिंग कंपनी है, ट्रांसमिशन कंपनी है, उनके अंदर मध्य प्रदेश में बम्पर वैकेंसीज आपकी आई हुई है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज किस कंपनी के अंदर है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी निगम लिमिटेड इंदौर के अंदर 374 वैकेंसीज है टोटल। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन के अंदर यहां भी 0 वैकेंसीज है। सेम राजस्थान के अंदर भी हुआ है बच्चों कि जो प्रसारण है, जो ट्रांसमिशन है, वो ज्यादातर प्राइवेट हो गया है, वही ज्यादातर प्राइवेट हुआ है, तो वहां पर वैकेंसीज राजस्थान में भी नहीं आई है। उसके बाद आपकी एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर के अंदर आपकी 7 वैकेंसीज है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी निगम लिमिटेड के अंदर 0 वैकेंसीज है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी निगम लिमिटेड भोपाल के अंदर आपकी टोटल 388 पोस्टें हैं और मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर के अंदर 0 वैकेंसीज है। तो टोटल आपकी जो है 818 वैकेंसीज है बच्चों। काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों के पास एक प्रॉपर वे में आप तैयारी करें तो आपका सिलेक्शन श्योर सुनिश्चित है। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेता हूं कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है और आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है बच्चों, वो 24/12/2024 से स्टार्ट हो जाएगा 10:30 बजे से। ठीक है। ऑनलाइन पंजीयन, आवेदन शुल्क भुगतान एवं आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 23 जनवरी 2025। तो बच्चों ध्यान रखना, 23 जनवरी से पहले पहले आप एग्जाम फॉर्म को जरूर भर देना। आवेदन, ऑनलाइन आवेदन में सुधार करने हेतु जो समय सीमा दी जाएगी वो 20 जनवरी 2025 से लेकर के 25 जनवरी 2025, यानी 5 दिन के अंदर अंदर आप उसके अंदर चेंजेस जो आपको करना है, सुधार जो करना है, वो आप लोग कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। बात करते हैं आवेदन शुल्क एवं अन्य जो बातें हैं कि अनरिजर्व जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे, चाहे वो अदर स्टेट के हो, चाहे वो एमपी के हो, उनके लिए 1200 रुपए की फीस रखी गई। मध्य प्रदेश के मूल निवासी और स्थानीय निवासी, अनुसूचित जाति एससी है ना, एससी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी रिजर्व कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 600 रुपए रखे गए हैं। बाकी अनरिजर्व कैटेगरी और अदर जो आपके स्टेट के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए यहाँ पर 1200 रुपए की फीस रखी गई है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सीधी भर्ती है तो विस्तृत नियम एवं शर्तें। पहली जो शर्त मैं बात करूंगा कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी क्या क्या क्वालिफिकेशंस यहां पर इन्होंने मांगी है। तो मैं अगर आपको बता दूं बच्चों, हमारी जो मैं बात यहां पर करने वाला हूं, जूनियर इंजीनियर, कनिष्ठ अभियंता, जिसको यहां पर सहायक प्रबंधक भी बोलेंगे, वितरण पारेषण संयंत्र इलेक्ट्रिकल है ना की वैकेंसी है ना। तो इलेक्ट्रिकल के लिए क्या बोला गया है कि AICTE या UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से है ना, संस्थान से या मध्य प्रदेश अनारक्षित हो या मध्य प्रदेश के मूल निवासी है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए 65% है ना, यानी अनरिजर्व हो और चाहे एमपी के ओबीसी के कैंडिडेट हो, उनको मिनिमम 65%, अगर 64.9 भी है तो वो एलिजिबल नहीं है, मिनिमम 65 होना चाहिए। ठीक है। या समतुल्य CGPA है ना, या पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 60%, जो कैंडिडेट्स वहां पर काम कर चुके हैं, कर रहे हैं है ना, उनके लिए 60% इन्होंने रखी है। या मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति है ना, जो रिजर्व कैटेगरी है, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांग जन अभ्यर्थियों के लिए 55% मिनिमम क्वालिफिकेशन है बच्चों। ठीक है। यह समतुल्य CGPA के साथ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी यहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और जिसको आप ट्रिपल बोलते हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, दोनों कैंडिडेट्स यहां पर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। उसमें आपका डिप्लोमा हो तो भी चलेगा, B या BTech हो तो भी चलेगा, या MIEB आपका हो तो भी चलेगा। समझ गए मेरी बात को। उसके बाद ये कह रहा है विभाग, अब ये कहानी तो नॉर्मल आदमियों के लिए हो गई। ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि विभागीय संविदा उम्मीदवारों के लिए
अब जो डिपार्टमेंट के अंदर संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे थे, उनके लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में लागू संविदा नीति के अनुसार उत्तरवर्ती कंपनियों में संविदा आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंता, वितरण या पारेषण में जो प्राइवेट लगे हुए थे संविदा के आधार पर जूनियर इंजीनियर या समकक्ष संविदा पद पर कार्यरत विभागीय संविदा उम्मीदवार जिन्हें आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर संविदा अनुबंध पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो। ध्यान रखना, जिन्हें आवेदन प्रस्तुत करने की जो तिथि है, डेट जो है, तब तक जिस दिन आप फॉर्म फिलअप करो, है ना, प्रस्तुत करने की तिथि पर आपका 5 वर्ष का अनुभव हो जाना चाहिए। सीधी सी बात है, ठीक है, जिस दिन आप फॉर्म फिलअप करोगे उस दिन से, ठीक है। और उपरोक्त अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते हैं संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। उनकी रिजर्व जो है सीटें हैं, तो उनके लिए वो एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट आता हूं मैं क्वालिफिकेशन के बाद बच्चों, आयु की सीमा, एज जो है उसकी जो ये कैलकुलेशन करेंगे वो 1 जनवरी 2024 से करेंगे, ठीक है, कि 1 जनवरी 2024 से वो एक तो 18 वर्ष का हो गया हो और उसकी 1 जनवरी 2024 को जो अधिकतम सीमा है वो 40 वर्ष से ज्यादा ना हो। समझ गए मेरी बात को, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी लेट निकाली तो उस हिसाब से इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया भाई, 1 जनवरी 2024 से अपन गणना करेंगे, ठीक है। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी या अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी उनके लिए 40 वर्ष होगी। मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिलाएं हैं उनके लिए 45 होगी, जो भी अनारक्षित वाली है, जैसे जनरल वाली है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष हो, महिला हो, आरक्षित वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, ईडब्ल्यूएस हो, दिव्यांगजन हो, उनके लिए 45 साल यहाँ पर अपर एज लिमिट है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुषों, महिलाओं, शासकीय निगम मंडल या स्वायत्तशासी संस्थान एवं होमगार्ड के जो कर्मचारी जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर बच्चों कितनी है, 45 साल की यहाँ पर एज मांगी गई है, ठीक है। सैलरी की भी मैं बात कर लेता हूं बच्चों। यहाँ पर इनकी जो सैलरी है वो 32,800 से लेकर के जो है 1,03,600 है ना, ये इनका पेमेंट है, ठीक है। और वेतनमान जो न्यूनतम मिलेगा वो 32,800 मिलेगी आपको। लेवल 8 लेवल की ये नौकरी है बच्चों। ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 साल का रहेगा, जैसे कि राजस्थान में 2 साल का होता है प्रोबेशन जो होता है। और बॉन्ड राशि बच्चों, यहाँ पर बॉन्ड भी भरा जाएगा। अनारक्षित वर्ग हेतु 2 लाख रुपए एवं आरक्षित वर्ग हेतु 1 लाख का बॉन्ड। अब बॉन्ड का मतलब ये मत समझना कि सर मुझे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, क्या 2 लाख रुपए, कुछ नहीं देना है। बस एक कागज होता है जिसमें आप गारंटी देते हो कि मैं इतने टाइम से पहले इस नौकरी को नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं छोड़ता हूं तो मुझे इस बॉन्ड को पे करना पड़े, फिर आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, इसमें क्या होगा बच्चों, आपका कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होता है जिसमें 100 अंकों की ये पेपर होगा। 100 में 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। वैसे देखा जाए तो पुरानी जो वैकेंसी है उसका ही मैं पैटर्न बता रहा हूं, क्योंकि अभी इन्होंने बताया नहीं, लेकिन ज्यादातर वही होता है कि पुराना जो पैटर्न था उसी को ये फॉलोअप करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो होती है वो आपकी पाठ्यक्रम पृथक से प्रसारित किया जाएगा। वैसे मैं आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर में क्या था, वही रहेगा वैसे तो सिलेबस, ठीक है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ 25% बच्चों, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, रिजर्व हो, कुछ भी हो, अगर 25% आपके नहीं आए, अगर 24 भी आ गए ना तो आप पास नहीं माने जाएंगे, भले सीट खाली रह जाए फिर, ठीक है। तो मिनिमम आपको 25% तो लाने ही पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। ये नहीं कि सर मैं तो जो है मतलब भूतपूर्व सैनिक हूं, मैं तो अप्लाई करूंगा और पता चला आपके नंबर ही 20 आए तो आपको फिर एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। चलिए, जो संवर्ग के पद 1 से ज्यादा कंपनियों में उपलब्ध है उन पदों हेतु आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय विभिन्न कंपनियों में से क्रमानुसार विकल्प का चुनाव दर्ज करना होगा। मतलब फॉर्म एक ही भरना है, पहले प्रेफरेंस देना, आप कहां जाना चाहते हो भैया, जबलपुर या भोपाल, कहां, कौन सी वाली में आप जाना चाहते हो कंपनी में, ठीक है। उम्मीदवार के चयन होने पर क्रमानुसार दर्ज किए गए विकल्प अनुसार कंपनियों में पद की उपलब्धता के एवं मेरिट के आधार पर उम्मीदवार को कंपनी का आवंटन कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा आपकी होने वाली है उसमें देयर विल बी कंप्राइज अ टोटल 100 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल एप्टीट्यूड एंड स्पेसिफिक, जो आपका जनरल रहेगा और स्पेसिफिक जो आपकी ब्रांच है उसका रहेगा। 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन का मैं आपको बता दूं कि देखो, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के आपके ट्रेड के जैसे इलेक्ट्रिकल के 75 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के, और आपका जनरल नॉलेज, रीजनिंग और एबिलिटी, ये आपके टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। मैं आपको इनको भी सब्जेक्ट वाइज बता दूंगा, 5-5 क्वेश्चन 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, टोटल 25। तो आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम अलॉट होगा। मैं आपको बता दूं बच्चों कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स इन द पीजीसीएल
ए के एग्जाम जो पुराना था ना उसमें नहीं था, ठीक है, इनमें भी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है आगे इन फ्यूचर हो जाए, तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, ये तो नोटिफिकेशन आएगा फाइनल वाला सिलेबस का तब पता चलेगा। ईच क्वेश्चन विल बी अवार्ड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। द टोटल टाइम ड्यूरेशन टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर विल बी 120 मिनट्स, यानी कि आपके 2 ही घंटे का यहाँ पर टाइम आपको दिया जाएगा। चलिए ठीक है, सो यहां तक की कहानी मैं बता चुका हूं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो मैं सिलेबस की बात कर लेता हूं। यहां पर आपकी जो पोस्ट है ना, ये तो एक जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड जो है तो सभी की पोस्ट के लिए, सारी पोस्ट के लिए कॉमन रहेगा। इसमें आपको मैं बता दूं 5-5 क्वेश्चन हर एक के आपको मिलेंगे, ठीक है, वही 5-5 नंबर के। और यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी जो मैथमेटिक्स आपकी होती है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, टंकी के, पानी के, फ्लो के, इस तरीके से, है ना। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी बहुत बेसिक लेवल का। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस 5 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 5 क्वेश्चन, और पावर सेक्टर से रिलेटेड जो भी जनरल अवेयरनेस रहेगा बेस्ड ऑन पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, उसके आपके 5 होंगे। टोटल कितने होंगे बच्चों? 5 × 5 25 क्वेश्चन आपके 25 मार्क्स के हो गए, ठीक है। यही सबसे बड़ा फायदा है कि 100 में से केवल 25% इसका वेटेज है, बाकी 75% आपका टेक्निकल है। आगे मैं बात करूं टेक्निकल की, तो टेक्निकल जो आपका रहेगा बच्चों, उसके अंदर सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स, जो बेसिक होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो बेसिक है वो चीज है। टॉपिक्स में आपको बता दूं, कंसेप्ट ऑफ चार्ज, करंट, वोल्टेज, ईएमएफ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, पावर, एनर्जी, देयर यूनिट्स एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, स्टार डेल्टा कनेक्शन, जनरेशन ऑफ साइनसोइडल एसी वोल्टेज, वेवफॉर्म, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर, आरएमएस बटा एवरेज, है ना। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस, इंपेडेंस, एडमिटेंस, एक्टिव पावर, अपरेंट पावर, पावर फैक्टर, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब मैग्नेटिक फील्ड चालू हो गया बच्चों, फ्लक्स, एमएमएफ, रिलक्टेंस, परमेबिलिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एनालॉजी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, रेजिस्टेंस, रिलक्टेंस, एमएमएफ, ईएमएफ, याद है ना। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, लेंज का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड द राइट हैंड रूल, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल और ये राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, कंडक्टिंग, सेमी कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। सबसे ज्यादा चीज है ना बेसिक, सब डाल दिया इसमें इलेक्ट्रिकल का। सेमी कंडक्टर आ गए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट भी इसमें आ गया, डायोड वगैरह थोड़ा थोड़ा बेसिक्स, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आता है बच्चों इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, नेटवर्क, है ना। सर्किट के एलिमेंट्स, आइडियल करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, लूप्स, नोड्स, ब्रांचेज ऑफ नेटवर्क, एनालिसिस ऑफ नेटवर्क, मैश एंड नोड मेथड्स, टी एंड पाई टर्मिनल नेटवर्क्स, इनपुट एंड आउटपुट इंपेडेंसेस एंड एडमिटेंस, सुपरपोजिशन थ्योरम आ गई बच्चों, है ना। थेवेनिन थ्योरम्स हो गया, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटी बाय फेजर मेथड्स, रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, कंसेप्ट ऑफ इंपेडेंस, कंडक्टेंस, एडमिटेंस, ससेप्टेंस, एसी नेटवर्क प्रॉब्लम्स, रेजोनेंस, कंसेप्ट ऑफ पॉलीफेज एसी सर्किट्स, जनरेशन ऑफ 3 फेज वोल्टेज सिस्टम, phase and phase sequence, star and delta connections, phase and line values of current and voltage, power in 3-phase circuit, balanced and unbalanced system, transient response of DC and AC networks। ये आपका नेटवर्क के अंदर इन्होंने डाला हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें आपका दिया हुआ है फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट्स, एक्यूरेसी, प्रिसीजन स्टैंडर्ड्स, ब्रिजेस एंड पोटेंशियोमीटर, मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन, डायनेमोमीटर टाइप, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट, पावर एंड एनर्जी, पावर फैक्टर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, सीटीपीटी जो होता है, डिजिटल वोल्ट मीटर आपका हो गया, मल्टीमीटर हो गया, एलसीआर मीटर आपके हो गया, फेज, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट आपका हो गया, क्यूमीटर हो गया, ये सीआरओ आ गया बच्चों, पोटेंशियोमेट्रिक रिकॉर्डर्स आपका आ गया, एरर एनालिसिस एंड कंपनसेशन, बेसिक्स ऑफ सेंसर, ट्रांसड्यूसर भी आ गया, बेसिक ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम, एक्सटेंशन ऑफ रेंज, अमीटर, वोल्टमीटर एंड वॉटमीटर, मैगर आपका आ गया, ओम मीटर, एनर्जी मीटर, यूज ऑफ सीआरओ, सिग्नल जनरेटर, फंक्शन जनरेटर, सीटीपीटी एंड देयर यूजेस, अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन। वो यहाँ एसएससी से कॉपी कर लिया ना, जबकि आगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर तो भी डाल दिया नीचे सीटीपीटी, है ना। सीआरओ ऊपर आ रहा है उसके लिए उसको तो नीचे डाल दिया सीआरओ, तो कॉपी पेस्ट किया होगा थोड़ा बहुत इन्होंने। आगे आते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन, सारा आ गया टोटल मशीन। देखो प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, डीसी मशीन, कंस्ट्रक्शन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर्स, जनरेटर्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड कंट्रोल, स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर, मेथड ऑफ ब्रेकिंग मोटर, लॉसेस, एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन्स, एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर्स एंड डीसी जनरेटर। फिर आता है 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन्स, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जनरेशन ऑफ 3 फेज ईएमएफ, आर्मेचर रिएक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, इक्विवेलेंट सर्किट, टॉर्क, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज रेगुलेशन, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 अल्टरनेटर्स। अब अल्टरनेटर चालू हो गया,
कंट्रोल ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, अब बीच में फिर इंडक्शन मोटर आ गया, मेथड ऑफ ब्रेकिंग, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ऑन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, एप्लीकेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर, स्टार्टर, नीड एंड टाइप, हंटिंग, फेजर डायग्राम, इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन, 3 फेज अल्टरनेटर, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन डिटेल, ईएमएफ इक्वेशन, लोडिंग, आर्मेचर रिएक्शन, वोल्टेज रेगुलेशन, मेंटेनेंस, फ्रैक्शनल किलोवाट जो स्पेशल मोटर होती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, बेसिक कंसेप्ट, वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशंस, सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, क्लासिफिकेशन, टाइप्स, बेसिक कंसेप्ट, फेजर डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट, वोल्टेज रेगुलेशन, पोलैरिटी, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, लॉसेस एंड एफिशिएंसी, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, ऑल डे एफिशिएंसी, याद है ना, यूनिटी पावर फैक्टर होता है, कोर लॉस और वेरिएबल लॉस, कांस्टेंट लॉस, वेरिएबल लॉस बराबर होते हैं, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड वेव फॉर्म ऑन लॉसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसफार्मर, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर, पोलैरिटी टेस्ट हो गया, फेजिंग आउट टेस्ट हो गया, स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यहां भी डाल दिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो पावर सिस्टम का पार्ट होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स, थर्मल हो गया है ना, कोल, गैस, डीजल, न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर एंड बायोमास बेस्ड पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट्स, इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन एंड इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम, कनेक्टेड लोड, फर्म पावर, कोल्ड रिजर्व, हॉट रिजर्व, स्पिनिंग रिजर्व, क्या क्या होते हैं, बेस लोड, पीक लोड क्या होता है, प्लांट है ना, लोड कर, लोड ड्यूरेशन कर, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट यूज फैक्टर, कॉस्ट ऑफ जनरेशन, इंटरकनेक्शन ऑफ पावर स्टेशंस, बेसिक्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, components of transmission and distribution system, classification of transmission and distribution lines, transmission line parameter, performance line parameters, types of line, performance of short and medium line, skin effect, proximity effect, extra high voltage AC HV है ना, transmission आ गया, necessity high voltage substation components such as transformer and switch gear, advantage Ferranti effect, corona effect, high voltage DC HVDC है ना, transmission, उसके बाद नेसेसिटी, उसके कंपोनेंट्स, एडवांटेज, लिमिटेशंस, एप्लीकेशंस, एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके कंपोनेंट, क्लासिफिकेशन, फीडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, लेआउट ऑफ 33 kV ऑब्लिक 11 kV एंड 11 kV ऑब्लिक 400 वोल्ट सबस्टेशन, ओवरहेड कंडक्टर्स, लाइन सपोर्ट्स, लाइन इंसुलेटर, अंडरग्राउंड केबल्स। उसके बाद आपका आता है बच्चों पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड प्रोटेक्शन, जिसमें वेरियस एलिमेंट्स ऑफ पावर सिस्टम है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम, इंटरकनेक्शन, फॉल्ट एनालिसिस, टाइप्स ऑफ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट करंट फॉल्ट, सिमेट्रिकल फॉल्ट, स्विच गियर, फ्यूज आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, प्रिंसिपल ऑफ आर्क एक्सटेंशन, क्वेश्चन आए थे इससे, ऑयल एंड एयर, HRC फ्यूज, पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, रिक्वायरमेंट्स एंड सिलेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज, अर्थ लीकेज, ओवर करंट, प्रोटेक्टिव रिलेज, टाइप्स, प्रिंसिपल एंड वर्किंग, बुकोल्ज रिले, मर्ज प्राइस सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर ट्रांसफार्मर जो यूनिट प्रोटेक्शन होती है ना, प्रोटेक्शन ऑफ फीडर एंड बस बार, प्रोटेक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर, थर्मल रिले एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, लाइटनिंग अरेस्टर जिसको LA बोलते हो। नेक्स्ट आता है बच्चों पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी है इसमें है ना, आप ये मत सोचना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बच्चों, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी बेसिक में आ चुका है, ठीक है। इसमें आपका आता है वर्किंग ऑफ, देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में वर्किंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे PN जंक्शन डायोड, पावर ट्रांजिस्टर, BJT, JFET, IGBT, SET, थायरिस्टर फैमिली के डिवाइसेस हो गए, टर्न ऑन टर्न ऑफ मेथड्स हो गए, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर हो गए, रेगुलेटेड पावर सप्लाई हो गई, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर्स, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, इन्वर्टर, कन्वर्टर, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोल ऑफ सर्किट्स यूजिंग दीज डिवाइसेस। उसके बाद एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग डिप्लोमा लेवल का, एलिमेंट्स ऑफ एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल, वायरिंग, सर्विस, कनेक्शन, सबस्टेशन, ओवरहेड लाइन, HT and LT लाइंस, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग फॉर रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड इक्विपमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में इलेक्ट्रिक ड्राइव्स आ गया, इलेक्ट्रिक हीटिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इल्यूमिनेशन, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस एंड स्टोरेज बैटरीज, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट, एनर्जी कंजर्वेशन बेसिक्स, एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स, एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम, एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू को जनरेशन एंड टैरिफ, एनर्जी ऑडिट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ये आपका बच्चों टोटल यहां पर सिलेबस है। अब मैं आपको एक एनालिसिस बताता हूं कि कितने नंबर के या कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके एक सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहता है, ठीक है। तो ये मैंने एक पेपर का ही एनालिसिस किया है बच्चों, जो कि 28 अप्रैल 2023 को हुआ था, 4:30 से लेकर के 6:30 तक। तो मैंने देखा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो फंडामेंटल है उसके टोटल आपके 5 क्वेश्चन आए थे बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट के टोटल 10 क्वेश्चन थे,
मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के 6 थे। मशीन और पावर सिस्टम भर के आया था, 14 क्वेश्चन थे। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के देखो 14 क्वेश्चन थे। पावर सिस्टम, ऑपरेशन एंड प्रोटेक्शन के 11 क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन हो गए बच्चों। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 6 क्वेश्चन आए थे। एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के 2 आए थे। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के 5 आए थे और एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट के आपके 2 आए थे। तो टोटल आपके 75 क्वेश्चन हो गए थे, 75 नंबर के। ठीक है, सो मेरे हिसाब से अब यहां से आपको एक पता लग गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं बच्चों। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कौन से सब्जेक्ट, हालांकि सब्जेक्ट आपको सारे ही पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यहां पर आ गया, डायोड वगैरह सारे बेसिक सिंबल भी पूछे गए थे, एक बार सिंबल भी आया था, तो सिंबल को भी देख के जाना एक बार। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको पूरा एक आइडिया लग गया होगा कि किस हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेबस को पढ़ना चाहिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि वैकेंसियां अच्छी खासी है। चलो बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ और करते रहिए अपने फ्यूचर की तैयारी। ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.